उसके बाद है जी ऑटोप्सी प्रॉपर, जिसमें प्रॉपरली ऑटोप्सी होती है। अब उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स होती है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। स्टेन्स ऑन क्लोथ्स आर इंडिकेटिव ऑफ, ये सारा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें देखते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स, कोई स्टेन, कोई स्मेल, कोई निशान, कटिंग, टीयरिंग, वो सारा कुछ। उसके बाद है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, फिर क्लोथ्स रिमूव करके बॉडी की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स विच आर हाइट, वेट, जेंडर, एज, स्किन का कलर, बॉडी बिल्ड, मास वाला बंदा है, बल्कि है या बहुत लीन है, थिन है, ठीक है। फिर डेथ के बाद कोई अगर विजिबल चेंजेस अपीयर हुए हैं, जैसे राइगर मॉर्टिस हो जाता है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग होता है, एक्सटर्नल बॉडी पे वो नजर आ जाएगा ना, तो वो देखना है आपने। फिर कोई इंजरी है तो उसको डिफाइन करना है किस किस्म की इंजरी है, शार्प वेपन से है या ब्लंट से है, या कितनी है, कहाँ पर है, वो सारा कुछ डिफाइन करना है। फिर अगर कोई नीडल, पंक्चर मार्क, सर्जरी स्टिचेस हैं वो बताने हैं, और ऑरिफिसेस को डिफाइन करना है, उनको एग्जामिनेशन करनी है। और अगर कोई डाटा मिलता है आपको जो टाइम सिंस डेथ बता रहा है, जैसे राइगर मॉर्टिस है, या इसके अलावा स्टेनिंग भी टाइम बता सकता है, तो वो आपने नोट करना है। उसके बाद है जी एविडेंस मटेरियल कलेक्ट करना है, लाइक अगर उसकी बॉडी के ऊपर वेपन अभी भी लगा हुआ है, इस तरह का एविडेंस मटेरियल वो ऑब्टेन करना है, और कॉज ऑफ डेथ को अभी आपने इस्टेब्लिश करना है। ओके। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़। ज़रूरी होता है ऑटोप्सी के अंदर आपने 3 बॉडी कैविटीज़ को लास्ट में ओपन करना है, क्रेनियल कैविटी, योर चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी। चाहे आपने बेशक पहले चेस्ट कैविटी खोली और आपकी कॉज ऑफ डेथ आपको मिल गई कि इसको हार्ट अटैक हुआ है या जो भी हुआ है, स्टिल आपने बाकी दोनों कैविटीज़ को खोलना है, ठीक है। तो ये कंपलसरी होता है ऑटोप्सी के अंदर, आपने तीनों बॉडी कैविटीज़ को खोलना होता है। अब उसके लिए आपको इंसिजन देना होता है, तो ऑटोप्सी के डिफरेंट इंसिजन्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये भी आपसे मोस्टली वाइवा में पूछ लेते हैं। सबसे पहले है आई इंसिजन। अब इनके लैंडमार्क्स बताने चाहिए। आई इंसिजन कहाँ से स्टार्ट होगा? थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होगा और प्यूबिक सिम्फिसिस, मोस्टली प्यूबिक सिम्फिसिस पर ही आपके जो इंसिजन होते हैं वो एंड करे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी वी इंसिजन। वी इंसिजन मैस्टोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है, और आपके जो है वो दूसरे मैस्टोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और मेनुब्रियम स्टर्नाई तक जाता है। और उसके बाद आई, जब वी और आई को कंबाइन करते हैं बेसिकली, जब हमने देना होता है ना, तो उस इन दोनों कंबाइन करके देते हैं, या फिर हम वाई देते हैं, ठीक है। आप वी को नीचे पूरा एंड तक प्यूबिक सिम्फिसिस तक ले जाओ, तो वो आपका जो है वो वाई बन जाएगा, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है, इससे अच्छा एक्सपोजर मिलता है, और नेक के स्ट्रक्चर्स को भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। फिर उसके बाद है मॉडिफाइड वाई और शोल्डर इंसिजन। उसमें आप शोल्डर के टिप से, पहले आप मैस्टोइड प्रोसेस से दोनों वी शेप बना रहे थे ना, मॉडिफाइड वाई में आपने शोल्डर के टिप से लेना है, थ्रू एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड बिलो निपल, उसके बिलो निपल आना है। लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ ना, कि ये अगर एक बंदे का स्टेचर है, ये शोल्डर के टिप्स हैं, ठीक है, और ये निपल्स हैं, ठीक है। तो आपके जो सूचर है, इंसिजन है सॉरी, उसको इस तरह से आना चाहिए, बिलो निपल्स, इस तरह से, और यहाँ पर आकर जीफी स्टर्नम पर वो मिलेगा, और फिर प्यूबिक सिम्फिसिस तक नीचे जाएगा। जबकि जो पहले हम मैस्टोइड वाला दे थे वो यहाँ से आ रहा था यूं करके और फिर नीचे जा रहा था, ये दोनों में फ़र्क है। उसके बाद स्कैल्प में कैसा इंसिजन देते हैं? इनसाइड द टेम्पोरल मसल एंड कट अलोंग इट्स ओरिजिन एंड रिफ्लेक्ट्स डाउन ऑन बोथ साइड्स। लाइक अगर हम स्कल को सुपीरियरली देखें, ये अगर आपका हेड है, सुपीरियरली हम ऊपर से देख रहे हैं, तो कान के ऊपर टेम्पोरल मसल से स्टार्ट करना है, दूसरे दोनों साइड से, और दोनों को बीच में लाके मीट कर देना है। पीछे वाली स्किन को पीछे रिफ्लेक्ट कर देना है, आगे वाली को आगे रिफ्लेक्ट करना है, और बीच में पूरा स्कल आपका एक्सपोज हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है जी लोकल इंसिजन्स, ठीक है। आर्म वगैरह पे, लेग्स पर वो आपको लोकल इंसिजन देने पड़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इंसिजन हमने पढ़ लिए। अब हम कैविटीज़ की एग्जामिनेशन करें, इंटरनल एग्जामिनेशन। इंसिजन देने से पहले पहले एक्सटर्नल थी, उसके बाद कटिंग इंसिजन शुरू हुए इंटरनल। अब हम तीनों कैविटीज़ को ओपन करेंगे। उसमें हमने देखना क्या है? हमने इंजरीज देखनी है, कोई थेरेपी का एविडेंस है, कोई सर्जरी वगैरह है वो देखना है, सिस्टम रिव्यू करने हैं, या लाइक रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, और जनरली उनको रिव्यू करना है, और स्पेसिमेन कलेक्शन करनी है, ठीक है। थॉरेक्स एग्जामिनेशन के अंदर थॉरेक्स कैविटी को जब आपने देखा, तो आपने ये सारा कुछ देखना है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? आपने हर चीज़ को मूव करना है, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यूज़, सबको रिमूव किए, साइडवर्ड रिफ्लेक्ट किया, और आपने पूरे लंग्स के दोनों को देखना है अच्छी तरह से, हार्ट को देखना है, कोई नेक्रोज्ड एरिया, कोई कहीं पर कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, ठीक है, वो सारा कुछ देखना है। बस इसके लिए इतना जानना बहुत है। एब्डोमिनल कैविटी खोली, उसमें सारी इंटेस्टाइन्स देखनी है, कहीं पे कोई मसला, आपने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टमक देखना है, लिवर देखना है, हर ऑर्गन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और जब आपने खोलना है एब्डोमिनल कैविटी को, तो आपने सारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको साइड पर रिफ्लेक्ट करना है। जैसे थोरेसिक कैविटी के अंदर आपने रिब्स को साइड पर रिफ्लेक्ट करना है ना, जब आपने बीच में इंसिजन देना है स्टर्नम, तो आपने उनको रिफ्लेक्ट करना है साइड पे, ठीक हो गया। उसके बाद यही सारा कुछ है।
थोरेको एब्डोमिनल विसरा को कैसे एग्जामिन करना है जी। ईच विसरा इज रिमूव्ड एंड देन स्टडीड सेपरेटली, उनको सेपरेटली स्टडी करना है जिसे हम मिनी ऑटोप्सी कहते हैं। स्टमक को आपने रिमूव किया अपने कार्डियक और पाइलोरिक एंड से, ठीक है। और अगर पॉइजनिंग का केस है तो फिर स्टमक को आपने जब रिमूव करना है ना, तो रिमूव करने से पहले दोनों एंड्स को नॉट बांध के टाई कर देना है ताकि कंटेंट्स लीक ना हो, और विद इट्स कंटेंट्स उसको आपने पैथोलॉजिस्ट को भेजना है और हिस्टो पैथोलॉजिस्ट को भेजना है उसके कंटेंट्स को स्टडी करने के लिए। जो बाकी विजरा हैं उनको आपने ग्रॉसली और सेक्शनिंग, जब अपने ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करना है ना तो आपने ग्रॉसली भी ऑब्जर्व करना है और उसको सेक्शंस बना के भी ऑब्जर्व करना है। और अगर आपने हिस्टोलॉजी देखनी है तो फिर आपको उसे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्रस विद अपेंडेजेस और हार्ट और ये सारा कुछ देखना है। उसके बाद है जी ब्रेन एग्जामिनेशन। ब्रेन एग्जामिनेशन इज डन टू सी हीमाटोमा। हीमाटोमास देखने के लिए, ब्लड वेसल कंजेस्टेड व्हेन सुसाइड, फ्रैक्चर्स, फॉरेन बॉडीज़ देखने के लिए ब्रेन को एग्जामिन करना है। जब सारी एग्जामिनेशन होगी, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, ऑर्गन्स जो जो भेजने थे वो निकाल दिए। अच्छा, ऑर्गन्स कौन कौन से निकालते हैं, कैसे भेजना होता है, वो प्रैक्टिकल फोरेंसिक प्रैक्टिकल ब्लॉक 7 वाली प्लेलिस्ट के अंदर अलग से पूरा प्रैक्टिकल मौजूद है, तो वो ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने वहाँ से देख लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, आपने सारी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड भी करना है, पिक्चर भी लेनी है, ठीक है। प्रोविजनल ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ अबव फाइंडिंग, आपने डायग्नोसिस बताना है कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है, ठीक है। और फर्दर एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपने हिस्टोपैथोलॉजिस्ट और केमिकल पैथोलॉजिस्ट की राय लेनी है तो उनकी रिपोर्ट आने का भी इंतजार करना है, और फिर आपने फाइनल ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक हो गया। एज अ डॉक्टर इट इज़ योर ड्यूटी। उसके बाद आपने डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी कैसे होता है, ब्यूरियल हो सकता है उसको, सम लोग, अब ये दीन के लिहाज से डिपेंड करता है, जैसे मुस्लिम्स बरी करते हैं और हर एक का अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। ये मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है ऑस्पी के लिए, मैंने अलग से पूरी इस पर वीडियो बनाई हुई है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद एक और डेफिनेशन है ऑटोप्सी रेट। ऑटोप्सी रेट इज प्रोपोर्शन ऑफ ऑटोप्सीज कैरिड ऑन डेथ्स नोटिफाइड टू द अथॉरिटीज़, यानी जितनी टोटल डेथ्स हैं उसमें से उन डेथ्स की में से कितनों की ऑटोप्सी हुई है उसको हम ऑटोप्सी रेट कहते हैं, ठीक है। और ऑटोप्सी इंडेक्स होता है, इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी कैरिड आउट ऑन द टोटल डेथ्स इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर जो ऑटोप्सी रेट था वो टोटल ऑटोप्सीज़ हैं, उसमें मेडिको लीगल भी आ जाती हैं, मिनी भी आ जाती हैं, उसमें जो हॉस्पिटल ऑटोप्सीज़ हैं वो भी आ जाती हैं, बट मेडिको लीगल ऑटोप्सीज़ को अगर सिर्फ बात करें तो वो ऑटोप्सी इंडेक्स होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या क्या होता है, रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ना एक पूरा प्रैक्टिकल है, और वो भी प्रैक्टिकल में ही आ सकता है, तो वो भी प्रैक्टिकल वाले सेक्शन के अंदर वीडियो अपलोडेड है, वो आपको रिटर्न में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोप्सी इंस्ट्रूमेंट्स आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फीटल ऑटोप्सी भी नहीं है। ऑटोप्सी ऑफ डीकम्पोज्ड बॉडी, इसमें भी स्टेप्स वही हैं, इसमें आपने कॉज ऑफ डेथ कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर डीकम्पोज हो गई है बॉडी तो आप फ्रैक्चर बोन्स के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें हैं, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूटिलेटेड बॉडी भी डिसफिगर्ड होती है, जैसे जली हुई बॉडी है या जिसके पार्ट्स मिसिंग है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव ऑटोप्सी और नेगेटिव ऑटोप्सी, ये भी टाइप्स हैं। ऑटोप्सी पॉजिटिव तब होगी जब ऑटोप्सी जिस मकसद से की गई है वो पूरा हो जाए, लाइक आपने कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाई करनी थी और वो हो गई, लेकिन अगर तो उसको हम पॉजिटिव ऑटोप्सी कहेंगे। लेकिन अगर कॉज ऑफ डेथ आपने ऑटोप्सी की फिर भी नहीं पता चला कि इसकी क्या वजह थी डेथ की, तो फिर हम उसको नेगेटिव ऑटोप्सी कहेंगे, ठीक है। उसमें सारी तरह की एफर्ट्स आपने ट्राई की होंगी, लाइक इंक्लूडिंग ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक और टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, स्टिल इट इज़ ऑल फेल टू रिवील द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। नेगेटिव ऑटोप्सी की भी दो टाइप्स होती हैं, ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी और सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी। ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी होती है इंडिकेटर कैन नॉट बी फाउंड व्हेन फेटल पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट, यानी कि ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी है कि फेटल पीरियड कोई चीज़ जिससे उसकी डेथ हुई, कोई पॉइजन इतना रैपिड एक्ट करता है कि फ़ौरन ही उसकी डेथ हो जाती है वो खाने के बाद, तो फिर आप उस चीज़ को बहुत आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है उसको आइडेंटिफाई करना। लाइक वेगल इनहिबिशन ऑफ हार्ट, फ़ौरन से ये कार्डिक डेथ हो जाती है और पेशेंट, एक्यूट न्यूरोजेनिक मायोकार्डियल फेलियर, कोरोनरी स्पैज्म, लाइक ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फ़ौरन डेथ होती है, तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है ऑटोप्सी के अंदर, तो उसको हम ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी कहेंगे। और जो सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी होती है उसके अंदर, अच्छा, ट्रू नेगेटिव में एक और भी चीज़ है कि फाइंडिंग्स आर सो माइनर दैट कैन नॉट बी टेकन एज कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है इंडिकेटर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हो सकता है। उसके बाद है जी सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी, इट रिजल्ट्स ड्यू टू लैप्सेस इन हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, यानी बहुत वक्त गुजर गया हो, लाइक उसमें था ना कि बहुत जल्दी हो गया, इसमें बहुत वक्त गुजर गया हो कि चीज़ें जो हैं वो फेड होने लग जाएँ, वेग होने लग जाएँ, ठीक है। इसमें यही है लैप्सेस इन हिस्ट्री ऑफ केस, लैप्सेस इन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन।
उसके बाद जी ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ऑब्सक्योर और अनएक्सप्लेन्ड ऑटोप्सी क्या होती है? एनी ऑटोप्सी डन मेटिकुलसली, यानी इतने ध्यान से की जाए, पूरी परफेक्शन के साथ की जाए, लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसी फाइंडिंग्स ना मिलें जो कि आपको कॉज ऑफ डेथ की तरफ ले जाएं, ठीक है, तो उसको हम ऑब्सक्योर ऑटोप्सी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोप्सी का बताया हुआ है, इट इज़ अ डायलॉग। अच्छा, ऑटोप्सी में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, आइडेंटिफाई करनी होती हैं। सो इट इज़ अ डायलॉग, ये एनालॉजी यूज़ की हुई है टू हेल्प यू लर्न। तो डायलॉग में आप क्या पूछते हैं, क्या हु आर यू, तो ऑटोप्सी में आपने पूछना है बॉडी से हु आर यू, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसे पूछना है आपको कब तकलीफ दी गई, कब आप बीमार हुए, तो इंडिकेट्स टाइम और कॉज ऑफ डेथ। वेयर डिड यू गेट हर्ट, तो इससे लोकेशन पता चलेगी, और कहाँ आपको डेथ हुई, तो इससे इंजरी की भी लोकेशन पता चल सकती है, कहाँ उसकी डेथ हुई उस जगह की भी लोकेशन पता चल सकती है, ठीक है। ये आपको वो डेड बॉडी खुद नहीं बताएगी, आपने फाइंडिंग्स को देखकर ये चीज़ सब कुछ नतीजा निकालना है, ठीक है। फिर इफ़ यू डाइड विच सिस्टम ऑफ यू फेल्ड फर्स्ट, ये आपने उससे पूछना है, यानी मोड ऑफ डेथ, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। यही 3 सिस्टम है ना जिनकी वजह से डेथ हो सकती है, तो आपने ये अखज़ करना है कि कौन सा सिस्टम पहले फेल हुआ था, तो दिस विल इंडिकेट मोड ऑफ डेथ। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस आता है कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ में, ठीक है, कि वो कब से हर्ट हुआ, जो सबसे पहली चीज़ हुई होगी ना, दैट वुड बी द कॉज ऑफ डेथ। मोड ऑफ डेथ कौन सा सिस्टम फेल हुआ, और मैनर ऑफ डेथ होता है कि सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है, या होमिसाइडल है। टाइम ऑफ डेथ है कि कब हुआ क्राइम, उसको हम कहेंगे, और व्हाट वाज द पोजीशन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो ये भी आपने पूछना होता है। तो ये सारे सवाल होते हैं जो आपने पूछना होता है, ठीक है। और ये आगे उनकी डिटेल बताई हुई है कि कैसे कैसे ये मोड हो सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ डेथ में ना एक चीज़, 3 मोड्स हैं डेथ के, ऑब्वियसली एस्फिक्सिया, सिनकपी और कोमा। एस्फिक्सिया होता है रेस्पिरेटरी डेथ, सिनकपी होता है सीवीएस, और कोमा होता है नर्वस। ये 3 ही सिस्टम है, और इन 3 तरह से डेथ हो सकती है, तो इसको हम मोड ऑफ डेथ कहते हैं। सो मोड्स में एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया से कैसे डेथ हो सकती है, सिनकपी से और कोमे से, ठीक है। जब एस्फिक्सिया से डेथ होगी तो फेस ब्लूइश होगा, साइनोज्ड होगा क्योंकि सांस बंद हो रहा है ना, तो और कंजेस्टेड होगा, साइनोसिस होगा, डीप पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस होगा, पेटिकियल हेमरेज होगा, ठीक है। फाइंडिंग्स बताई हुई है। अगर सिनकपी से होगा तो हार्ट का फंक्शन स्टॉप हुआ है, तो सिनकपी में सारे चैम्बर्स ऑफ हार्ट के अंदर आपको या तो कोई ब्लड नहीं होगा या थोड़ा बहुत ब्लड मिलेगा, ठीक है। ऑल द विसरा अपीयर पेल एंड कैपिलरीज आर कंजेस्टेड। और अगर कोमा से डेथ हुई है तो इट मे बी ड्यू टू पैरालिसिस, इट मे बी ड्यू टू, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन जब खत्म होगा तो हो सकता है एस्फिक्सिया भी हो जाए, हो सकता है सिनकपी भी हो जाए। सो तीनों चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं, बट प्राइमरी उसमें ब्रेन फंक्शन स्टॉप हुआ होगा, ठीक है। और उसमें फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी आपकी, यूरीमिया, कुलीमिया, brain and meninges are congested, usually the right side of heart is full while the left side is empty, lungs are also congested। इस तरह की फाइंडिंग मिलेंगी तो वो ब्रेन डेथ को बता दी होंगी, ठीक है। मैनर ऑफ डेथ में मैंने बता दिया, होमिसाइड क्या होता है, सुसाइड क्या होता है, और एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है। इसको छोड़ दें। उसके बाद है टाइम सिंस डेथ। टाइम सिंस डेथ हम लोग हर टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करेंगे, पोस्टमार्टम स्टेसिस, हाइपोस्टेसिस के अंदर भी, राइगर मॉर्टिस के अंदर भी, और भी कुछ फाइंडिंग्स होती हैं उसके अंदर भी, वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर भी। अच्छा, उसके बाद जी प्यूट्रीफैक्शन, और ये सारा भी हम चैप्टर वाइज साथ साथ करेंगे। उसके बाद है जी चेन ऑफ कस्टडी। ये मैंने आपको बताया था, चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है कि पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए, आपने एग्जामिनर्स को रिपोर्ट भिजवाई, किन लोगों के थ्रू भिजवानी है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसको हम चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। एनी प्रिंसिपल हु है एनी पर्सन हु हैंडल स्पेसिमेंस ऑफ अ डेड बॉडी शुड बी एंड मस्ट बी एबल टू सर्टिफाई एक्सटेंट ऑफ हैंडलिंग। यानी कि आप डेड बॉडी की चीज़ें एक आम बंदे को नहीं दे सकते, आपको पुलिस को ही हैंड ओवर करनी है, पुलिस ही लैब तक पहुँचाएगी, पुलिस ही आपको रिपोर्ट ला के देगी, पुलिस ही हर चीज़, तो हर चीज़ में पुलिस इन्वॉल्व है। सो डॉक्टर, पुलिस, केमिकल एग्जामिनर, उसने डॉक्टर ने एग्जामिन किया, फिर पुलिस के पास आएगा, फिर कोर्ट जाएगा। सो हैंडलिंग, ये इन 3 लोगों में हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी जनरल सी आपकी बात थी। शॉर्टर द चेन द बेटर इट इज़, श्योरर द चेन द बेटर इट इज़, ठीक है। जितना अच्छा श्योरिटी वाला पर्सन होगा यानी पुलिस या डॉक्टर, और जितने कम से कम लोग हैंडलिंग करेंगे उतना बेटर है। और उसमें भी पूरे प्रोटोकॉल होते हैं कि स्टैंप लगानी होती है, सील करना होता है, वो सारा मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन में बताया हुआ है, और वो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत भी नहीं।